Morning everyone. Now today we are discuss about new topic, that is the cloning vector. In biotechnology, different biological tools are used. First one already learned about that restriction enzyme. Then second one, that is the cloning vector. That is most important tool for the biotechnology. अब क्लोनिंग वेक्टर है क्या ये हम देखते हैं. व्हाट इज क्लोनिंग, पहले ये समझना होगा हमें क्लोनिंग क्या है. व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग इज नथिंग बट the process of formation of identical copy or exact copy, that is the clone. मतलब यहाँ पे अगर है अगर मैं हूँ तो मेरे जैसा अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर बनाते हैं आर्टिफिशियली, मेरे बॉडी से एक सेल आइसोलेट करेंगे और वो उस सेल से, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, उस आइसोलेटेड सेल से स्टेम सेल अगर निकालते हैं, स्टेम सेल से क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी वहाँ पे फॉर्म. एग्जैक्ट मतलब सेम, मेरे जैसे दिखने वाला एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट टाइम ये क्लोनिंग किसने बनाया? यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो डॉली, ये शीप है, उस शीप को डिजाइन किया था, मतलब आइडेंटिकल कॉपी फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट क्लोनिंग है वो. अब यहाँ पे जब देखते हैं एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी फॉर्मेशन प्रोसेस, दैट इज नोन एज क्लोनिंग. मतलब कोई सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म जैसे दिखने वाला कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, दैट इज नोन एज क्लोनिंग. उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनिंग. फॉर एग्जांपल, अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है? क्लोनिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी बनाने की प्रोसेस, उसे बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई प्लांट है, इस प्लांट, यहाँ पे अगर ये प्लांट है, इस प्लांट जैसे दिखने वाला दूसरा अगर प्लांट हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, दैट इज द क्लोनिंग. उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं क्लोनिंग. अब यहाँ पे जब हम देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर क्या है, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर. अब क्लोनिंग वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? देखो यहाँ क्लोनिंग मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी फॉर्मेशन की प्रोसेस. देन वेक्टर, वेक्टर मतलब होता क्या है यहाँ पे? वेक्टर मतलब दैट वेक्टर इट एक्ट एज ए व्हीकल. वेक्टर को क्या बोल सकते हैं हम? व्हीकल बोल सकते हैं. क्यों व्हीकल बोल रहे हैं उसे? व्हाई दैट वेक्टर इज नोन एज व्हीकल. इस वेक्टर को हम व्हीकल बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं व्हीकल? बिकॉज दैट वेक्टर कैरी फॉरेन डीएनए और डिजायर्ड डीएनए. हमें जिस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है वो क्या करता है? कैरी करता है. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज व्हीकल. उसे हम बोलते हैं व्हीकल. अब हमारे पास व्हीकल होता है बाइसिकल, बाइक, फोर व्हीलर, कोई भी ऑटो, बस, एरोप्लेन, बराबर, ये व्हीकल है. अब यहाँ पे अगर देखते हैं व्हीकल का काम क्या है? विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हीकल का यूज कर सकते हैं, बराबर. इसी तरह यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या क्या है? क्लोनिंग अगर करनी है तो डिजायर्ड डीएनए डायरेक्ट हम, ये अगर एनिमल है, इस एनिमल में क्लोनिंग करने के लिए डायरेक्ट अगर हम डीएनए, फॉरेन डीएनए ऐड अगर करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा क्या? एक्सेप्ट नहीं करेगा, बराबर. एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बराबर. फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में, आपका घर है, उस घर में अगर कोई अनजान आदमी अगर आता है, आपके घर में कोई अनजान आदमी अगर आता है तो आप क्या करोगे? आकर वो डायरेक्टली अगर किचन में अगर आता है तो आप क्या करोगे? उसे बाहर भेज दोगे, बराबर. घर के अंदर रहने दोगे क्या? नहीं, आप गुस्सा होगे और उसे बाहर भेज दो, बराबर. लेकिन वो आदमी अगर दूसरा अगर आदमी, बराबर, उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? जो अननोन आदमी है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, उसे बाहर भेज दो. लेकिन अगर आपके पापा के साथ अगर कोई, उनके साथ अगर कोई आदमी आता है घर में, लिविंग रूम में बैठा है, तो उसे आप एक्सेप्ट करोगे ना? मतलब उसे रिस्पेक्ट भी दोगे और उसे एंटर भी करोगे, बराबर. क्यों? क्योंकि वो आपके पापा के साथ है, मतलब ये पापा का कोई पहचान वाला हो, बराबर, तभी आप एक्सेप्ट करोगे. तो सेम थिंग यहाँ पे भी होगा. अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं. दैट इज द वेक्टर. ये इंपॉर्टेंट टूल है. ये वेक्टर जो है वो वैसे ही काम करता है. वेक्टर क्या है? ये वेक्टर जो है, वेक्टर एग्जैक्ट करता क्या है?
विच कैरी फॉरेन डीएनए। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है, बराबर है, ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड वेक्टर है, बराबर है। ये प्लाज्मिड वेक्टर हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, किसी दूसरे बैक्टीरिया सेल में एंटर करना है या लिविंग सेल में एंटर करना है। तो यहाँ पे हम वेक्टर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल बताया अभी, उसी को याद रख। ये वेक्टर का काम क्या है, इस वेक्टर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे एक साइट होती है जो फॉरेन डीएनए यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये वेक्टर में पोटेंशियल एबिलिटी है कि फॉरेन डीएनए क्या कर सकता है, उस वेक्टर में एक ऐसी साइट होती है जो फॉरेन डीएनए, दूसरे का डीएनए वहां पे अटैच हो सकता है और वो कैरी भी कर सकता है, कैरी करके वो रिप्लिकेट भी कर सकता है। ये पोटेंशियल एबिलिटी है, बराबर। इसे बोलते हैं वेक्टर या वेक्टर। अब यहाँ पे डीएनए का सेगमेंट कितना बड़ा होगा, जो वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है वो डीएनए का सेगमेंट कितना बड़ा होगा, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन अगर इससे अगर बड़ा अगर डीएनए अगर लेना है हमें, तो इसमें पोटेंशियल एबिलिटी होगी क्या, नहीं, इसमें पोटेंशियल एबिलिटी नहीं होगी वो कैरी करने की। जैसे कोई व्हीकल है, बाइसिकल, बाइसिकल के ऊपर आप कितने लोग कैरी होंगे, 2 लोग, मैक्सिमम 2 लोग, बराबर। अगर आपको 10 लोगों को अगर जाना है और वहाँ पे वेक्टर है या व्हीकल है, कौन सा, बाइसिकल या बाइक है, तो पॉसिबल है क्या, ये नहीं, वो कैरी नहीं कर सकता, बराबर। उसमें उतनी पोटेंशियल एबिलिटी नहीं है। इसीलिए अगर 10 लोगों को कैरी करना है तो वहाँ पे एक बड़ी कार, नहीं तो बस या ऑटो, बड़ा ऑटो वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब उस ऑटो में बैठ के हम या बड़े बस में बैठ के हम इजीली जा सकते हैं। मतलब वेक्टर का भी वैसे ही यहाँ पे प्लाज्मिड जो है ये क्या करता है, स्मॉल डीएनए कैरी कर सकता है, बराबर। लेकिन अगर आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में या काफ़ी क्वांटिटी अगर लोगों की है तो कैरी करने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को कैरी करने के लिए बड़ा डीएनए वहाँ पे या प्लाज्मिड वहाँ पे या वेक्टर वहाँ पे चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, वेक्टर, ये जो वेक्टर है प्लाज्मिड, ये भी हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर स्मॉल क्वांटिटी का डीएनए अगर कैरी करना है तो प्लाज्मिड, नहीं तो ऑस्मिड, लैम्बडा फेज, मतलब बैक्टीरियोफेज, लैम्बडा फेज। ये जो है ये क्या है, काफी सारे वेक्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब दिस इज ओवर अबाउट द वेक्टर। ये वेक्टर कैसे काम करता है ये हमने देखा है। वो क्या करता है, कैरी करता है, फॉरेन डीएनए कैरी करता है। जनरली फॉरेन डीएनए किसी प्लांट में या किसी सेल के अंदर अगर आता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, इसी वजह से। अब यहाँ पे वेक्टर में पोटेंशियल एबिलिटी है जो एक्सेप्ट कर रहा है, बराबर। अब यहाँ पे वेक्टर हमने देखा है, वेक्टर एक्ट एज ए व्हीकल। अब आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये वेक्टर का यूज कैसे करते हैं, व्हीकल का यूज कैसे करते हैं। अब व्हीकल का यूज कैसे करते हैं, जनरली अगर हम देखते हैं इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये कौन सी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बराबर। अगर यहाँ पे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी अगर देखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट मतलब न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग डीएनए मैनिपुलेट कर रहे हैं, आर्टिफिशियली यहाँ पे मैनिपुलेट। हमें जो डीएनए चाहिए वो हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। उसके लिए डिफरेंट टूल वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब वेक्टर का काम क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर का काम करता क्या है, देखिए यहाँ पे स्मॉल अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस अगर देखते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी की सेल, यहाँ पे ये डीएनए, ये ह्यूमन सेल, देन उसके बाद यहाँ पे डीएनए, इस डीएनए को हम कट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहा है ये डीएनए, ये डीएनए, बराबर। इस डीएनए सेगमेंट की कैपेसिटी कौन सा सेगमेंट हम आइसोलेट कर रहे हैं, कौन सा जीन आइसोलेट कर रहे हैं, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन आइसोलेट कर रहे हैं।
कहाँ से? ह्यूमन सेल्स। बराबर, उसकी एक प्रोसेस है, बस शॉर्ट में समझ लो। देन उसके बाद यहाँ पे ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी से निकाल के, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग के बॉडी से निकाल के दूसरे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में हम डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब हार्मफुल इफेक्ट होगा और वो मे बी उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आइसोलेटेड डीएनए है इसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है पहले। बराबर है, इसकी मल्टीपल कॉपीज, ये स्मॉल क्वांटिटी में, ये एक डीएनए सेगमेंट है, एक जीन, मतलब यहाँ पे एक डीएनए सेगमेंट होगा। बराबर, तो ये जीन हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? ये वेक्टर के अंदर। वेक्टर कहाँ पे होता है? प्लाज्मिड वेक्टर। ये प्लाज्मिड वेक्टर कहाँ पे होता है? जनरली बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड वेक्टर होता है। अब बैक्टीरिया सेल है, कौन सी सेल है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सेल। अब बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या होता है? ये ओन क्रोमोसोम होता है। बराबर, सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अलॉन्ग विद दैट, क्रोमोसोम है मतलब यहाँ पे डीएनए। क्रोमोसोम है मतलब यहाँ पे क्या है? ये डीएनए। बराबर, इसके अलावा आपने देखा है बैक्टीरिया सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल इज नोन एज प्लाज्मिड। यहाँ पे क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है यहाँ पे, मतलब ये तो क्रोमोसोम है। बराबर, इसके अलावा दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे है, डीएनए प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, दैट इज द, ये एक्स्ट्रा है इसलिए इसे नाम देते हैं हम प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड है क्या? डीएनए है। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये डीएनए ही है। बराबर है। अब डीएनए कैसा है? ये सर्कुलर है। ये इसकी प्रॉपर्टी है सर्कुलर। देन डबल स्ट्रैंडेड, कैसा है? ये सर्कुलर भी है और डबल स्ट्रैंडेड, मतलब ये स्फेरिकल है इस तरह, और ये डबल स्ट्रैंडेड भी। बराबर, सर्कुलर भी है और डबल स्ट्रैंडेड ये डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। मतलब प्लाज्मिड आइसोलेट कहाँ से कर रहे हैं? प्लाज्मिड है क्या? ये प्लाज्मिड इट एक्ट एज ए वेक्टर। क्या है ये? क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हैं। कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं हम? बैक्टीरिया सेल से। जनरली ई कोलाई या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन प्लांट, अगर वायरस प्लांट अगर बैक्टीरिया होगा तो वहाँ पे अगर हमें इंसर्ट करें तो ये प्लाज्मिड हम वहाँ से आइसोलेट करते हैं। प्लाज्मिड कैसे है? वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डीएनए ही है वो। बराबर, तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो प्लाज्मिड है यहाँ से आइसोलेट करेंगे, लाइक दैट। या आइसोलेट किया। बराबर, फिर आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे जो ह्यूमन सेल से क्या आइसोलेट किया हमने? डीएनए जीन आइसोलेट किया। कौन सा? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन आइसोलेट किया। वो डायरेक्ट दूसरे ह्यूमन बीइंग में इंसर्ट नहीं कर सकती, इसकी पहले मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अगर हमें इसकी मल्टीपल अगर कॉपीज बनानी है, मल्टीपल अगर कॉपीज बनानी है इसकी, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो प्लाज्मिड है ये आइसोलेट करना पड़ेगा। कहाँ से? बैक्टीरिया से। ये हमने बाहर निकाला। बराबर, ये आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है? एक साइट होती है। कौन सी साइट होती है? यहाँ से इसे हम कट करेंगे, देन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर यहाँ से कट किया, कैसे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कट करने के बाद यहाँ पे जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। लाइक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ये हम वहाँ पे ऐड करेंगे। जब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन यहाँ पे ऐड करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जब यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट डीएनए इज नोन एज, हमने ये डीएनए कैसे बनाया है? आर्टिफिशियली हमने बनाया है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं हम? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है? मियोसिस में, बराबर है। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होता है तो वहां पे क्या होता है? सिमिलर गैमीट, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज इंटरनली सिमिलर क्रोमोसोम की क्या होती है? पेयरिंग, उसके बाद क्रॉसिंग के बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसी वजह से न्यू यंग वन वहां पे जब फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा देन द पेरेंट, बराबर। ये हमने आर्टिफिशियली किया है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए भी इसे कहते हैं। कौन सा डीएनए कहेंगे इसे? काइमेरिक डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे हम काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी यहाँ पे कह रहे हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मिड जो है, फिर से हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होने के बाद ये कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट, स्पेसिफिक होस्ट जो इसे एक्सेप्ट करेगा। लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब ये कॉम्पिटेंट होस्ट पे क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, बराबर। ये ऐड करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे ये कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर ऐड करने के बाद क्या होगा? कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर ऐड करने के बाद ये क्या करेगा? रिप्लिकेट करने लगेगा, क्योंकि इस डीएनए में क्या है? ये डीएनए है, डीएनए में पोटेंशियल एबिलिटी है, बराबर। पोटेंशियल एबिलिटी किसकी? रिप्लिकेशन की। ओरिजिन, ओरिसाइट वहां पे प्रेजेंट होती है प्लाज्मिड पे, तो उसके हेल्प से क्या करेगा? ये रिप्लिकेट करेगा। मतलब रिप्लिकेट करेगा मतलब क्या होगा? एक यहाँ पे अगर ये डीएनए है तो यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह यहाँ पे इसकी क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, मल्टीप्लाई करेगा। हमें क्या चाहिए? हमने जो सिलेक्ट किया है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होनी चाहिए, बराबर। यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज फॉर्म हो रही है, बराबर, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में, उसकी क्वांटिटी हमें ज्यादा चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसी वजह से दैट प्रोसेस इज नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कौन से टूल्स चाहिए? हमने बहुत देखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बराबर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखा है हमने। मतलब ये सभी एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं। देन उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले, कौन सा? क्लोनिंग वेक्टर। जब तक ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस में ये वेक्टर का काम क्या है ये हमें पता नहीं होगा, तब तक ये क्लोनिंग वेक्टर हमें समझ में नहीं आएगा। क्लोनिंग वेक्टर अलग अलग काफी टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक, मतलब डिपेंडिंग ऑन फॉरेन डीएनए। कौन सा फॉरेन डीएनए, उसकी लेंथ कितनी होगी? अगर लेंथ कम है तो वहां पे प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, लेकिन लेंथ अगर ज्यादा है तो कॉस्मिड, प्लाज्मिड, बराबर, या लैम्बडा फेज, बैक्टीरियोफेज, ये डीएनए वहां पे यूज कर, मतलब प्लाज्मिड वहां पे यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। जो एग्जांपल दिया था, अगर अकेला अगर जाना है तो बाइसिकल से भी जा सकता है, बाइक से भी जा सकता है, 2 लोग अगर जाए तो वो कैरी हो सकता है, लेकिन 4 लोग अगर जाना है तो वहां पे कार चाहिए, बराबर। मतलब वेक्टर व्हीकल का साइज भी वहां पे बड़ा चाहिए। 10 लोग या 20 लोग जाना है तो बस का मतलब बस चाहिए वहां पे, बराबर। इसी तरह यहाँ पे ये वेक्टर डीएनए प्रेजेंट होता है या वेक्टर प्रेजेंट होता है या प्लाज्मिड वहां पे डिजाइन होता है, मतलब हम वेक्टर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ डीएनए। फॉरेन डीएनए जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ये डिजाइन कर सकते हैं। अब ये जो सेल है, ये कौन सी सेल है? ये पर्टिकुलर होस्ट सेल है, बराबर, दैट इज द कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं इसे। जहां पे हम ये इंसर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, उस होस्ट को क्या बोल रहे हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट। वो उसके अंदर वो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से जो वाइडली यूज्ड है, आपकी किताब में यहाँ पे दिया है। वेक्टर में बी प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, व्हेन वायरस इन्फेक्ट टू बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज, ये हमने देखा है। देन M30 लैम्बडा वायरस, ये उसका एग्जांपल है। देन कॉस्मिड, फैस्मिड, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मतलब वहां से आइसोलेट किया हुआ वो डीएनए या वेक्टर है। देन उसके बाद ट्रांसपोजन, बैक्यूलोवायरस एंड मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, MAC,
मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर आर प्लाज्मिड वेक्टर। मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा होता है? प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? ये P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, P दैट इज द बोलीवर एंड रॉड्रिग। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये आइसोलेट किया है प्लाज्मिड वेक्टर बैक्टीरिया से, इस्चेरिया कोलाई से आइसोलेट किया। दैट्स व्हाई ये आर्टिफिशियली डिजाइन किया हुआ वेक्टर है। अब वेक्टर नेचुरली हमें मिलता है, बराबर है, नेचुरली वेक्टर बैक्टीरिया सेल में मिलता है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एबिलिटी है वो पर्टिकुलर सेगमेंट ही क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए वेक्टर में, उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने क्या किया? उसे आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाया। क्यों? क्योंकि हमें वो डीएनए कैरी जो हमें चाहिए, डीएनए कैरी होना चाहिए, मतलब फॉरेन डीएनए हमें जो चाहिए वहाँ पे वो कैरी होना चाहिए। इसी वजह से आर्टिफिशियली ये प्लाज्मिड या वेक्टर जो है ये आर्टिफिशियली डिजाइन किया है। यहाँ पे एक लेबोरेटरी में ये डिजाइन किया गया है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज, इसका लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे वही है, उसके हिसाब से इसे नॉमेनक्लेचर दिया, नाम दिया यहाँ PPR, की स्मॉल लेटर चाहिए, दैट इज द प्लाज्मिड। और बोलीवर और रॉड्रिग ये क्या है? नेम ऑफ साइंटिस्ट, दोनों ने इन्वॉल्व किया। तो उनके साथ 322 को-वर्कर थे, तो हर किसी का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? 322 अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, वहाँ पे उनकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी, मतलब बोलीवर एंड रॉड्रिग। ये फर्स्ट आर्टिफिशियली डिजाइन किया हुआ प्लाज्मिड वेक्टर है। देन सेकंड PUC, दैट इज द पोल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, U स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मतलब यहाँ पे U उस यूनिवर्सिटी में ये डिजाइन किया गया हुआ है प्लाज्मिड वेक्टर, इसी वजह से इसे बोला है PUC, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। देन जो मोस्टली यूज होता है आर्टिफिशियल जो डिजाइन किया है, दैट इज द TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ये है क्या? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या है ये? अगर ये प्लाज्मिड अगर हम आर्टिफिशियली यहाँ पे ये जो है प्लाज्मिड ये किसी प्लांट सेल में अगर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे ट्यूमर होता है, क्योंकि उसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म होता है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, नोडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दैट्स व्हाई इज नोन एज TI प्लाज्मिड और tDNA भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया प्लाज्मिड के बारे में। अब प्लाज्मिड को कट करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लाज्मिड को कट करने के लिए, मतलब यहाँ पे अगर प्लाज्मिड है हमने आइसोलेट किया, लेकिन आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए, ये फॉरेन डीएनए जो है, यहाँ पे जो ये फॉरेन डीएनए है, कौन सा? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ये यहाँ पे ऐड करना है। तो वहाँ पे क्या चाहिए? ऐड करने के लिए डीएनए लाइगेज, कोई अगर पार्ट हमें अटैच करना है, बराबर फिक्स करना है, 2 पेज है फिक्स करना है, तो हम फेविकॉल का यूज कर सकते हैं, गम का यूज कर सकते हैं, बराबर। इसी तरह यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस पे